रात के करीब 12:30 बज रहे थे जब एक चौड़ी सड़क पर एक लाइन में करीब 14 बाइक्स खड़ी थीं। हर किसी के जैकेट के ऊपर नंबर लगा था। तभी एला ने सभी कंटेस्टेंट्स को देखते हुए कहा, "These are only 14." टीना ने एला की बात पर सोचते हुए खुद से कहा, जब लास्ट नंबर 15 है तो वो नंबर कौन सा है जो मिसिंग है? ये बोलते हुए टीना का ध्यान किया पर गया। किया के बगल वाली जगह खाली थी। किया ने भी इसे नोटिस किया और खुद से कहा, जब इसे रेस करनी नहीं थी तो इसने पार्टिसिपेट ही क्यों किया, इडियट। जैसे ही किया ने अपनी बात खत्म की तो नंबर 10 की बाइक उसके बगल में आकर रुक गई। नंबर 9 और नंबर 10 दोनों ने एक दूसरे को देखा। हेलमेट में उन्हें बस एक दूसरे की आंखें ही दिख रही थी। तभी एक सीटी बजी और सभी एक साथ अपनी बाइक स्टार्ट करके एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में लग गए। नंबर 10 की बाइक सबसे आगे थी और ये देखकर किया को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने स्पीड बढ़ाई और नंबर 10 के बगल में आ गई। एक बार फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा। किया ने नंबर 10 की तरफ देखते हुए अपनी एक आंख दबा दी। इससे पहले कि नंबर 10 कुछ समझता, किया स्पीड बढ़ाकर आगे निकल गई। नंबर 4 और नंबर 3 भी नंबर 10 को ओवरटेक करके आगे चले गए। तभी नंबर 10 ने पीछे देखा तो नंबर 1 ने नंबर 5 की बाइक पर किक करके उसे गिरा दिया। ये देखकर नंबर 10 ने खुद से कहा, व्हाट नॉनसेंस, ये चीटिंग कैसे कर सकते हैं? पर जल्दी ही उसे समझ आ गया कि ये इलीगल बाइक रेस है। यहाँ कोई भी रूल फॉलो नहीं करता। जीतने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये सोचकर नंबर 10 ने अपनी स्पीड बढ़ा ली। तभी नंबर 1 नंबर 10 के पास आया और उसने उसे किक करना चाहा, पर तभी नंबर 10 ने अपनी स्पीड बढ़ाई और आगे निकल गया। वो सबको ओवरटेक करते हुए एक बार फिर से नंबर 9 के बगल में आ गया। नंबर 10 को अपने बगल में देखकर किया मन में बोली, बड़ा बेशर्म है, अभी तो पीछे किया था फिर से आगे आ गया। नंबर 10 और किया दोनों एक दूसरे को घूर ही रहे थे कि तभी पीछे से कुछ आवाजें आई और दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। बाइक रेसर्स के बीच एक अलग ही जंग छिड़ गई थी। पीछे कुछ रेसर्स ने एक दूसरे को किक करके उन्हें गिराना शुरू कर दिया। किया ने 10 नंबर की तरफ देखा और फिर से अपनी एक आंख दबाते हुए उसने भी 10 नंबर की बाइक को किक किया। नंबर 10 डिसबैलेंस होकर नीचे गिर गया और वो बाइक के साथ दूर तक घसीटता हुआ चला गया। अब किया उस सड़क पर अकेली थी, पर उससे पीछे नंबर 4 था जो उससे काफी दूर था। किया के सामने फिनिश लाइन थी जिसे क्रॉस करके किया ने जीत को अपने नाम कर लिया। किया के दोस्त और बाकी सभी वहां उसका इंतजार कर रहे थे। फिनिश लाइन से करीब 100 मीटर की दूरी पर नंबर 10 अपने कपड़े झाड़ कर खड़ा हुआ और नंबर 9 को हेलमेट के पीछे छिपी अपनी ग्रे कलर की आंखों से घूरने लगा। जैसे ही किया ने फिनिश लाइन क्रॉस की तो उसके दोस्तों ने उसे घेर लिया। किया बाइक से उतरी और उनके बीच से निकलते हुए उसने अपना हेलमेट निकाला और अपने सिर को झटका। उसके बाद उसकी पीठ और कंधे पर लहरा रहे थे। ये देखकर नंबर 10 उसे अपनी ग्रे आंखों से घूरते हुए गुस्से में बोला, What the hell? She's a girl? No way. No way. मैं एक लड़की से कैसे हार गया? नंबर 10 ने गुस्से में एक लात अपनी बाइक पर मारी और फिर से किया को घूरने लगा। वहीं उधर इंडिया में कियान मुंबई में है ये बात खुद मुंबई भी नहीं जानती थी। राजा आ गया था पर उसका राज तिलक होना अभी बाकी था। कियान बालकनी में खड़ा अपने शहर को देख रहा था, जहां की हवा भी उसे पहचानती थी। क्या सोच रहा है? रिहान ने उसके बगल में खड़े होते हुए पूछा और एक सिगरेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, 20 साल बाद सिगरेट की कश ले रहा हूं। कियान ने उसे सिगरेट लेते हुए कहा, बहुत वेट करना पड़ा ना? रिहान ने धीरे से स्माइल करते हुए कहा, हाँ, इंतजार का फल मीठा होता तो इंतजार करना अच्छा लगता है। सो व्हाट नेक्स्ट? उसके पूछने पर कियान ने कहा, शहर में गंदगी बहुत ज्यादा हो गई है, पहले उसे साफ करना है। इस बात पर रिहान ने कहा, तो तू अभी सबके सामने नहीं आएगा? कियान ने ना में सिर हिला दिया। रिहान ने सिगरेट की कश लेकर कहा, रुद्राक्ष को अब तक पता चल गया होगा कि मैं उसकी कैद से आजाद हो गया हूँ और वो ये भी जान गया होगा कि मेरी आजादी की वजह तू है। उसकी बात पर कियान कुछ कहता तभी अर्पित और राहुल वहां आ गए। कियान और रिहान उसकी आवाज सुनकर पीछे मुड़े। तभी अर्पित ने कहा, भाई लिस्ट तैयार है। छोटी बड़ी सभी गैंग्स को मिलाकर करीब 33 गैंग्स हैं, जिनमें से 11 गैंग्स को विहान और रूहान ने खत्म कर दिया है। ये सुन रिहान ने अंगड़ाई लेते हुए मुस्कुरा कर कहा, क्या बात है, बच्चे बड़े हो गए हैं और जिम्मेदार भी। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना अब हमें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। कियान ने उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखा तो रिहान मुंह बनाकर बोला, हाँ, नहीं ले रहा हूँ रिटायरमेंट। जब तक रुद्राक्ष को मार नहीं देते तब तक हम में से कोई भी रिटायरमेंट नहीं लेगा, समझे तुम दोनों? ये कहते हुए उसने राहुल और अर्पित की तरफ देखा। वही उसकी बात पर दोनों ने एक दूसरे को ऐसे देखा मानो बोल रहे हो, हमने कब कहा कि हमें रिटायरमेंट चाहिए?
वहीं उधर जहां कोबरा आया था वो जगह एक बड़े हॉल जैसी थी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पहले वहां किसी तरह की फैक्ट्री हुआ करती थी, पर रिनोवेशन के बाद वहां की कुछ चीजों को चेंज कर दिया गया था। कोबरा ने इधर उधर नजरें घुमाई पर उसे वहां कोई नहीं दिख रहा था। फिर वो जैसे ही थोड़ा और अंदर आया तो काले कपड़े पहने हट्टे कट्टे 4 गार्ड्स ने उसे घेर लिया और अपने हाथ में पकड़ी गन को उसके ऊपर पॉइंट कर दिया। कोबरा को समझ नहीं आया कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ। वो इधर उधर देखते हुए गौतम को ढूंढने लगा, पर उसे वहां गौतम नहीं दिखा। तभी उन 4 गार्ड्स में से एक गार्ड ने कहा, चलो हमारे साथ। वे गार्ड्स कोबरा को लेकर एक बड़े कमरे में आ गए। विवान और गौतम दोनों वहीं थे। उन्हें देखकर कोबरा ने सुकून की सांस ली। वहीं गौतम के इशारे पर गार्ड्स कोबरा से दूर हो गए। कोबरा ने गौतम से कहा, ये सब क्या है गौतम? ये आदमी किसके हैं? गौतम ने कहा, हमारे हैं। उसकी बात सुनकर कोबरा अभी सोच ही रहा था कि तभी विवान ने कोबरा को चेयर पर बैठने का इशारा किया। वो चुपचाप जाकर चेयर पर बैठ गया। फिर विवान उसके करीब गया और उसी चेयर पर अपना एक पैर रखते हुए बोला, विहान ओबरॉय को मारने का कॉन्ट्रैक्ट जोरावर को किसने दिया था? उसका सवाल सुनकर कोबरा चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो विवान को क्या जवाब दे, और फिर उसने घबराते हुए कहा, ये सब मैं नहीं जानता। जितना तुम लोग जानते हो मैं भी बस उतना ही जानता हूं। जैसे ही कोबरा ने ये कहा तो उसी पल उसके मुंह पर एक पंच पड़ा। पंच गौतम ने मारा था। कोबरा के होठों से खून निकल रहा था। फिर गौतम ने उसकी कॉलर पकड़ी और कहा, जिंदा रहना चाहता है तो सच बोल। कोबरा बोला, पर तुम ये क्यों जानना चाहते हो? आज से पहले तो तुमने कभी कोई सवाल नहीं किया। जो भी काम तुम दोनों को मिला तुमने किया, फिर आज ये सवाल क्यों? गौतम ने उसके सामने अपनी गन को हवा में लहराते हुए कहा, तू क्या चाहता है? मैं तेरे भेजे में ये 6 की 6 गोलियां डाल दूं? सवाल के बदले सवाल नहीं करना, जवाब दे, जवाब। अब भौंक, जो भी जानता है तू। उसकी बात सुनकर कोबरा विवान की तरफ देखने लगा तो विवान ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, टेल मी हिज नेम। विवान का लहजा ठंडा था, पर उसके अंदर छुपा कहर कोबरा महसूस कर रहा था। उसने अपनी आंखों से उसे कई लोगों की जान लेते हुए देखा था, इसीलिए वो भी विवान से डरता था। वो जानता था कि अगर वो सच नहीं बोलेगा तो विवान उसकी जान ले लेगा। इसी डर से कोबरा ने जल्दी से कहा, मैं बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। 1 महीने पहले रुद्राक्ष ने जोरावर के साथ एक मीटिंग की थी। जोरावर और रुद्राक्ष की आपस में नहीं बनती थी, पर फिर भी उन्होंने आपस में एक डील की। जोरावर को मुंबई चाहिए था, तो रुद्राक्ष ने मुंबई के बदले जोरावर के सामने एक शर्त रख दी। कैसी शर्त? गौतम बीच में बोला। कोबरा ने कहा, अगर जोरावर को मुंबई चाहिए तो उसे विहान ओबरॉय की लाश रुद्राक्ष को देनी होगी, तभी वो मुंबई पूरी तरह जोरावर को देगा, और फिर कभी वो जोरावर और उसके काम के बीच में नहीं आएगा। इस बात पर गौतम ने उसके मुंह पर एक पंच मारते हुए कहा, हाँ, मुंबई तो उसके बाप की है ना, जो उसे वो जोरावर को तोहफे में देगा। कोबरा ने खुद को संभालते हुए कहा, तुम दोनों मुझे क्यों मार रहे हो, और ये सब किस लिए? क्या तुम दोनों ने विहान ओबरॉय को मार दिया? गौतम ने उसकी बात इग्नोर करके पूछा, क्या तूने कभी रियल विहान ओबरॉय को देखा है? नहीं, कोबरा ने डरते हुए कहा। उसे लग रहा था कि कहीं गौतम फिर से उसे ना मारे, तो इस बार बोलते हुए उसने अपने दोनों हाथ गाल पर रख लिए। चल, आज तुझे रियल विहान ओबरॉय से मिलवाता हूँ। ये कहते हुए गौतम ने उसे सामने देखने का इशारा किया। कोबरा ने सामने देखा तो उसे सामने 2 विवान खड़े दिख रहे थे। कोबरा ने अपनी आंखें मली और चेहरा थपथपाया, पर फिर भी उसकी आंखों के सामने का नजारा नहीं बदला। और फिर दोनों को देखते हुए कोबरा ने कांपते शब्दों में कहा, ये दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं? कौन हैं ये दोनों? गौतम ने मुस्कुराते हुए कहा, विहान और विवान ओबरॉय, कियान ओबरॉय के जुड़वा बेटे, जो सालों पहले बिछड़ गए थे पर आज फिर से मिल गए, वो भी जोरावर की वजह से। अगर जोरावर विवान को विहान ओबरॉय को मारने के लिए इंडिया नहीं भेजता तो शायद ये दोनों कभी नहीं मिलते। ये सुन कोबरा ने विवान से पूछा, तो अब तुम वापस कभी नहीं जाओगे? गौतम बोला, जाएगा ना तुम सबको मारने। जोरावर से बोलना कि अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो अभी भी वक्त है, सुधर जाए, वरना उसकी जिंदगी कब मौत में बदल जाएगी उसे पता नहीं चलेगा। गौतम की चेतावनी देने के बाद विवान ने कोबरा को छोड़ दिया और उसे जाने दिया, ताकि वो जोरावर और रुद्राक्ष तक ये बात पहुंचा सके कि अब विहान के साथ विवान भी उनका दुश्मन बन गया है। फिर विवान ने विहान की तरफ देखते हुए कहा, मुझे बता ये रुद्राक्ष कहाँ मिलेगा? विहान बोला, उस तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। जैसे पापा के कंट्रोल में मुंबई थी, वैसे ही रुद्राक्ष के कंट्रोल में पूरा ऑस्ट्रेलिया है। वहीं उधर अर्पित ने कियान और रेहान से कहा,
इन गैंग्स में से करीब 10 गैंग्स रुद्राक्ष के लिए काम करती हैं, बाकी सारी लोकल गैंग्स हैं। हाँ, एक टाइम पर सिकंदर का बहुत नाम था। आपके जाने के बाद लोग उसे जानने लगे थे, पर उसके राज को खत्म करके उसके अगेंस्ट सारे प्रूफ इकट्ठे करके अभिनव ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तब से ही सिकंदर जेल में है। सिकंदर के जेल में जाने के बाद उसके आदमी उसका काम संभाल रहे थे, पर कुछ दिन पहले विवान और विहान दोनों ने उसके मेन आदमी हरीश को मारकर उसकी पूरी गैंग को खत्म कर दिया। अर्पित जैसे ही बात बोलकर चुप हुआ तो रेहान ने कहा, जैसा बाप वैसे बेटे।